two bullets a rubber and a lead एक रबर से बना है और एक लेड से बना है हैव सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है। नाउ विच वन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी? तो यहाँ पर चूंकि मोमेंटम सेम बताया गया है इसलिए लेड और रबर के केस में रबर चूंकि लाइटर होगा, उसका मास कम होगा, इसलिए रबर की बुलेट ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाली होगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रबर बुलेट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेड बुलेट। द रीज़न इज P इज कांस्टेंट। सो अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो मास के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन होगा, और अदरवाइज तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सीन है। अगर स्पीड एक जैसे हो तो फिर आपने ये देखना है कि जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा इसमें वो परसेंट वाला बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, बार बार टेस्टों में आया हुआ है कि जी इस रिलेशन की बेस पे कि जी अगर मोमेंटम के अंदर परसेंट चेंज 20% है तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंट चेंज क्या होगा। तो ये ऑलरेडी मैं शेयर भी कर चुका हूँ आपके साथ अपने चैनल पे कि इसका इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं वही शॉर्टकट इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करता हूँ। काइनेटिक के अंदर परसेंट चेंज फाइंड करनी है तो मोमेंटम के परसेंटेज चेंज को 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस चूँकि इनक्रीज़ आई थी इसलिए मैंने प्लस लिखा, डिक्रीज़ आई होती मोमेंटम में तो माइनस लिखता। तो प्लस के बाद क्या करना है, जो भी परसेंट चेंज मोमेंटम की दी गई है उसका स्क्वायर लो और उसे 100 पे डिवाइड करो और इस सब कुछ को इसमें ऐड कर दो। यहाँ पे देखते जाएं 2 मल्टीप्लाइड विथ 20% प्लस 20% मल्टीप्लाइड विथ 20% डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर 20 ये ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये 40% प्लस 4% एंड यू गेट 44%। सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये बड़ा फेमस रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, थ्रू आउट फिजिक्स इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसलिए इस पर प्रैक्टिस कर ले। और इसको अगर आप मोमेंटम के लिए लिख लें, कभी कभी यूँ होता है कि मोमेंटम अननोन होता है, काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो तब आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस फार्मूला को। यानी अगर तो काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m है तो P स्क्वायर 2m इधर आ जाएगा, 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एंड P इज स्क्वायर रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। सो इस तरह से अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मालूम है तो आप मोमेंटम इस तरह लिख सकते हैं, यानी मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। कभी कभी इस तरह होता है कि कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स गिवन होते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जीज कहते हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, उनके मोमेंट का रेशो बताएं। तो फिर अगर काइनेटिक एनर्जीज सेम है तो फिर आप मासिस को देखेंगे इस फार्मूला को। अगर आप देखें तो एक ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी होगी 2m1k1, मैं सिर्फ k लिख रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए होगी 2m2k2। तो अगर कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जीज सेम हैं तो इसका मतलब है k1 और k2 आपस में सेम है। तो इन दोनों का अगर आप रेशो लें P1 डिवाइडेड बाई P2 तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट दोनों पे है, मैंने एक बड़ा स्क्वायर रूट बनाया, 2m1k1 डिवाइडेड बाई 2m2k2, k1 और k2 सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, 2 cancels with 2 and you are left with the square root of m1 m2 divided by m2, that is the ratio of momenta of the objects। इस तरह होता है। फिर
कभी कभी मोमेंटा सेम होते हैं और काइनेटिक एनर्जीज का रेशो मांगा होता है। तो फिर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये 1 के लिए हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 2 जो है दैट इज़ फॉर ऑब्जेक्ट 2 P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m2, ये m1 है। तो फिर आप इनका रेशो, क्योंकि अभी कहा है कि मोमेंटा सेम है, P1 इज इक्वल टू P2। सो अगर आप इनको एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, काइनेटिक ऑफ 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक ऑफ 2 एंड सिंपली P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m1 डिवीजन है P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लें क्योंकि डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन बनाई, 2m2 डिवाइड बाई P2 स्क्वायर। मोमेंटा सेम होने की वजह से P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यू आर लेफ्ट विद काइनेटिक एनर्जी 1 रेशो काइनेटिक एनर्जी 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1। तो काइनेटिक एनर्जी 1 ऊपर है, यहाँ पर m2 ऊपर होगा। ये सारा सेट प्रोसीजर आपने बार बार नहीं करना, मैंने इसलिए किया कि ताकि आपको याद रहे कि ये कैसे होता है। आपने सिंपली इतना याद रखना है, मोमेंटा सेम है दोनों ऑब्जेक्ट्स के, तो काइनेटिक एनर्जीज का रेशो सिंपली मास का रेशो उल्टा करने से आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटा का रेशो इस तरीके से आप बता सकते हैं मास के साथ रिलेट करके। तो कभी यूँ होता है कि आपको वेलोसिटी के मुतालिक कहा जाता है कि जी वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ related to the square of velocity. Now if you double the velocity it means kinetic energy would be quadrupled, ये 4 गुना हो जाएगी। अगर आप वेलोसिटी को हाफ करेंगे काइनेटिक एनर्जी 1/4 यानी 1/4 हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी को वर्क के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। पोटेंशियल एनर्जी पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लूँगा क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं ये वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख रहा हूँ, फिर आगे कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह और इसको पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट करना वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, सो वर्क एनर्जी थ्योरम इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। ये थ्योरम कहता है कि जी वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आती है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जिस वर्क से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है वो पॉजिटिव वर्क होता है एंड जिस वर्क से काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आती है वो नेगेटिव वर्क है। सो इट्स अ फाइनल माइनस इनिशियल। सो पॉजिटिव वर्क मीन्स kinetic energy final is greater than kinetic energy initial, that is when work is positive. And when work is negative it means you are getting some negative sign from here, and that is the case when kinetic energy final would be less than kinetic energy initial, because then small value से large value subtract होगी तो आपको नेगेटिव साइन यहाँ पे मिलेगा। और ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ ये नेगेटिव है, सॉरी, इन केस ऑफ वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होता है उसमें आपको नज़र आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की कम हुई है। फॉर एग्जांपल आप किसी फुटबॉल को फॉर एग्जांपल किक करते हैं और वो जा रहे हैं किसी सरफेस पे मूव कर रहा है ग्राउंड पे, और चलते 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 वो रुक जाता है बिकॉज फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर वर्क करता है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी लेके आता है, और तभी हम कहते हैं कि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन जो है दैट इज़ नेगेटिव। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम इज़ वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका हम इस्तेमाल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे, और फिर जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे फिर हम
काइनेटिक पोटेंशियल और वर्क के दरमियान का रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करेंगे और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पे आएंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। द अल्लाह पामान।